नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कल शाम बागियों के लिए बुरा वक्त लेकर आया। हालांकि बुरे वक्त को चीर करके उसमें से खुशखबरी लाने के लिए ओम बिरला तो मौजूद हैं, लेकिन कोलकाता से एकाएक अचानक ये सब हुआ। अभिषेक बनर्जी दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। हालांकि दिल्ली रवाना जिस चार्टर्ड से आते हैं और जाते हैं उसको लेकर के भी बवाल हो गया है। ऐसी ही कुछ चीजें हैं इन युवा नेताओं के बारे में जो पार्टी के पुराने नेताओं को विचलित कर देती हैं। कल कुणाल घोष जैसे नेता जो ममता बनर्जी के साथ आज भी खड़े हैं, उन्होंने भी सवाल उठा दिया कि इस वक्त में जब तमाम टीएमसी के कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जेल में डाले जा रहे हैं, वो अपना केस नहीं लड़ पा रहे हैं, ऐसे वक्त में अभिषेक अगर निजी जो है प्राइवेट चार्टर से दिल्ली आ जा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। पार्टी के अगर खर्चे से जा रहे हैं तो इस पर सवाल उठेगा। तो ये गए। खैर हम खबर पे आते हैं। अभिषेक बनर्जी पहुंचे, दिल्ली आवास पर महुआ मोइत्रा पहुंची। उसके बाद ये सभी लोग पहुंचते हैं ओम बिरला के पास और वहां 20 अर्जियां दी जाती हैं। 20 बागियों के खिलाफ 20 अर्जियां, तमाम लीगलिटीज को उसमें शामिल किया जाता है पॉइंटर्स में कि एक-एक पॉइंट की इस पॉइंट से ये गलती है, इस पॉइंट पर ये गलती, इस पॉइंट पर ये गलती, एक-एक पॉइंट वाइज। और इनकी 20 की सदस्यता खारिज करने की मांग करते हैं ओम बिरला से अभिषेक बनर्जी। इतना ही नहीं, जल्द से जल्द सुनवाई करने की भी डिमांड रखते हैं और सुनवाई में एक पक्षीय सुनवाई ना हो, इसके लिए भी गुहार लगाते हैं। गुहार ही लगा सकते हैं बिरला साहब के सामने, हिदायत तो दे नहीं सकते। गुहार लगाते हैं कि एक पक्षीय सुनवाई ना हो, जब भी सुनवाई का वक़्त आप तय करें, तो हमें भी सुना जाए। ये सब करके कोलकाता एयरपोर्ट पर वापसी होती है, चार्टर लैंड होता है, बाहर भयंकर बवाल हो जाता है। और खबर जो है, हालाँकि इस दौर में तो टीएमसी वाले ही हर जगह पीटे जा रहे हैं, लेकिन खबर ये भी है कि कल कोलकाता एयरपोर्ट पर भाजपाई भी कूटे गए हैं। पहले भाजपाइयों के को लेकर खबर आती है कि वो सब वहां अंडे लेकर के और कुछ हथियार भी लेकर के अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वाले हैं। और ये खबर जैसे ही फैलती है, इस दुर्दिन में भी, जिसको कहा जा रहा है ना कि सबसे बुरा दौर है ममता बनर्जी के लिए, इस दुर्दिन में भी बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर शुरू हो जाता है हाथापाई, लात घूसा सब चलता है वहीं पर। कपड़े खींचना, फाड़ना, बहुत कुछ होता है। और उस बीच में आती है खबर कि टीएमसी वाले बाद में आए, लेकिन जो ये खड़े थे वहां पर पहले से हमला करने वाले अंडा और ये सब लेकर के, उन पर भारी पड़ गए। इसके साथ ही जब दिल्ली में बिरला के दफ्तर में अर्जियां लेकर के मौजूद थे टीएमसी के टॉप नेता, उस वक्त बंगाल में एक और बड़ा घटनाक्रम होता है। 675 करोड़ के लगभग का टीएमसी का फंड, उसको लेकर बवाल शुरू होता है और 450 करोड़ के लगभग फ्रीज कर दिए जाते हैं। यानी जैसे ही दिल्ली में प्रेशर माउंट होता है बिरला के दफ्तर में, रिवर्स प्रेशर, क्योंकि क्रिया के समान प्रतिक्रिया इस सिद्धांत के प्रतिपादक महान वैज्ञानिक नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इधर प्रेशर जैसे ही पड़ता है, तत्काल पैसे का प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। पूरे फंड पर खतरा आता है और 450 करोड़ रुपए के फंड को फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज करने का मतलब कि हैंड टू माउथ हो जाएंगे कल को। ममता बनर्जी के अपने पास तो कुछ है नहीं, चप्पल धोती है। अभिषेक बनर्जी जैसे लोग हैं जिनकी लग्जरी लाइफ है, जिस पर सवाल उठते हैं। लेकिन कितने दिन पार्टी कैसे चलेगी? क्या ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर आगे जाकर के मांडवली हो जाए, समझौता हो जाए कि भाई अच्छा चलो ठीक है, तुम 20 में ज्यादा दिक्कत मत करो, ये 20 जहां जा रहे हैं जाने दो। तुम्हें 2-4-500 करोड़ रुपए के फंड का, इससे भाजपा को क्या है? भाजपा के लिए तो ये खाना खत्म होने के बाद कड़ाही में जो खुरचन होता है, खुरचन जैसा है। 450-500 करोड़ से भाजपा क्या फर्क है? लेकिन टीएमसी के लिए अमाउंट बहुत बड़ा है आज की तारीख में। भाव को लाइए,
फिर मैं एक-एक करके खबरें आपके सामने लाता हूँ और उनके इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है भाऊ। लाओ भैया, पहले हेडलाइन लाओ। कोलकाता एयरपोर्ट पर भारी बवाल, अभिषेक बनर्जी के आने से पहले भिड़े टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता। देखें वीडियो। वीडियो तो बहुत ज्यादा हिंसक है, बहुत उसमें मारपीट है, तो इसलिए वीडियो हम नहीं दिखाएंगे, फोटोग्राफ भले दिखा दें। आगे चलिए। अभिषेक बनर्जी के कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचते ही बवाल, भाजपा टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, ट्रैफिक हुआ जाम। ये पूरा मैंने बता दिया क्यों हुआ। वहां पर टीएमसी तो ये आरोप लगा रही है कि सिर्फ अंडे नहीं, हथियारों के साथ, असलहे के साथ आए हुए थे और इसीलिए उनको आना पड़ा और पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, किसी तरह से वहां पर सबको अलग करना पड़ा। अब आगे देखिए कि एफआईआर किस पर होती है, टीएमसी के कितने कार्यकर्ता इसमें नप जाते हैं, इसको भी देखिएगा। आगे फोटोग्राफ एक है, अगर लगा हो तो फोटोग्राफ दिखा दीजिए। विजुअल्स के बीच से ही एक आध फोटोग्राफ हमने कहा कि अगर आपको देखना हो कि कैसे मारपीट हुई, तो ये देखिए सब पूरा इसमें वो पीले शर्ट में, जो टी शर्ट में पीछे उसका कपड़ा पूरा खींच के फाड़ा है, महिलाएं भी थी, सब यहाँ पर। और टीएमसी के कार्यकर्ता जब अभी इस स्थिति में भी अगर लड़ने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आज भी बंगाल में ममता बनर्जी का क्रेज क्या है और ममता बनर्जी के पीछे, ठीक है नेता चले गए हैं, वो तो सब जा रहे हैं, सब भाजपा की तरफ जा रहे हैं। आगे चलिए, इसके आगे ये मारपीट बवाल के आगे बढ़िए जरा। सूत्रों के मुताबिक भाजपा समर्थकों का ये जो पूरा बवाल हुआ, उससे जुड़ी हुई खबर एक देख लीजिए। सूत्रों के मुताबिक भाजपा समर्थकों का एक समूह एयरपोर्ट के बाहर सड़े अंडे लेकर जमा हुआ था। उनका आरोप है कि वे तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को दिल्ली से लौटने पर निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। टीएमसी सूत्रों ने दावा किया कि उनमें से कुछ लोग हथियार भी लिए हुए थे। मैंने बताया था आपको ना, तो इसलिए दिखा दिया कि आपको यकीन हो जाए कि जो हम खबर बता रहे हैं वो अपने मन से मन गढ़ंत नहीं बता रहे। हालांकि इस कथित योजना की खबर टीएमसी समर्थकों तक पहुंच गई, जो मौके पर पहुंच गए और मौके पर पहुंचे तो उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हो गई। इसके बाद हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्षों के सदस्यों ने एक दूसरे पर लाठियां बरसाई, गालियां दी। हाथापाई के दौरान हेलमेट और अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल किया। मतलब यहाँ लाठी, हेलमेट, हाथापाई, जूता, लात सब चला है। अब आगे चलिए, अगली हेडलाइन पर आइए, सीधे अगली हेडलाइन पर आइए, क्योंकि यहां से महत्वपूर्ण हिस्सा आ जाएगा। तृणमूल की रीढ़ पर वार, 3 बैंक खाते फ्रीज, 440 करोड़ के लेन देन पर रोक, बंगाल पुलिस ने शुरू की जांच। खबर के भीतर चलिए। राज्य पुलिस की साइबर सेल को मिले बैंक के आधिकारिक पत्र के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के 3 प्रमुख बैंक खातों को तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया गया है। इन खातों में कुल 440 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि जमा है, जिससे अब किसी भी तरह का वित्तीय लेन देन नहीं किया जा सकेगा। यह दंडात्मक कार्रवाई विधाननगर दक्षिण थाने में ऋतव्रत धड़े के 10 तृणमूल विधायकों द्वारा दर्ज कराई गई एक लिखित शिकायत के बाद की गई है। हाल ही में इस फैसले को अब दरअसल कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में कुछ होना नहीं, आज तक कोर्ट से कोई राहत मिली है, लेकिन फिर भी वो प्रक्रिया जारी है। ममता बनर्जी, हाल ही में अरूप विश्वास ने पार्टी कोषाध्यक्ष के तौर पर खाते सीज करने की मांग की थी, जिसे ऋतव्रत बनर्जी ने भी कट मनी की आशंका जताते हुए समर्थन दिया था। इधर ममता खेमे के प्रवक्ता कुणाल घोष ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि वे इस घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं और इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के नवनियुक्त कोषाध्यक्ष शुभाशीष चक्रवर्ती हैं, इसलिए अरूप विश्वास के दावों का कोई आधार नहीं है। फिलहाल सांसदों के फंड से पार्टी का काम चलाया जाएगा। अब हटा दीजिए इसको, पहले इस पर एक सवाल के बाद ही हम आगे यहाँ से बढ़ेंगे। इसके बाद तो हम अयोग्यता और बिरला पर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक सवाल। अरूप विश्वास कोषाध्यक्ष थे, इन्हें कब हटाया गया है भाऊ? जिस वक्त सारे मतलब सभी ऑफिस बियरर्स को हटा दिया था, ये बगावत की सुगबुगाहट हुई और सबको हटा दिया था ममता बनर्जी ने, उसी के साथ इनको भी हटाया था, अरूप विश्वास को। अरूप विश्वास को हटाए हुए कितना वक्त हो गया? अब अरूप विश्वास के कहने पर पुलिस, ये बंगाल पुलिस ने किया है, 440 करोड़ रुपए के खाते फ्रीज कर दिए गए अरूप विश्वास के कहने पे। अरूप के पास क्या अथॉरिटी है? क्या अथॉरिटी है कि केवल इस आधार पर कि कट मनी आया होगा, कट मनी आया होगा उन बैंक खातों में, क्योंकि कट मनी लेते थे। इस आरोप पर आज मैं कह रहा हूं कि आप एक आरोप लगाइए, मैं लगाता हूं, या राहुल गांधी से लगवा देते हैं एक आरोप कि भाई राहुल गांधी लगाओ।
कि बीजेपी के जो खाते हैं, इन खातों में दुनिया भर के जितने ईडी सीबीआई के उसूली, और ये तो साबित भी हो चुका है, ईडी कितने कितने जिनके यहाँ छापे मारती है उनके यहाँ से चंदा आता है। क्या बीजेपी के खाते फ्रीज होंगे? नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के खाते फ्रीज होंगे? ये नहीं, टेक्निकल इशू ये है कि ये लोग अलग गुट स्थापित करने के पहले ही सारे ऑफिस बेरर बर्खास्त हो गए थे। हाँ, सब बर्खास्त। जब ये चले गए अलग गुट बनने, तब ये किसी भी पदाधिकार पे नहीं थे, ये ट्रेजरार नहीं था, ये खजांची नहीं था, ये बात तय है। एक्स खजांची था, ठीक है। यदि कोई बीजेपी का कोई भी एक पुराना जो वर्कर है, सदस्य है, वो आरोप लगाए कि मेरे पार्टी में ये देशद्रोह का पैसा आ रहा है, देश की सिगरेट बेच के आ रहा है, बीजेपी ले रहा है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन करने के पहले ही आप उसको फ्रीज कर देंगे? कई लोग हैं जो बीजेपी के आरोप लगाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप लगा देंगे तो आप क्या अकाउंट फ्रीज कर दोगे? ये बिल्कुल इलीगल, गैर कानूनी और असंवैधानिक है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम ओरिजिनल पार्टी है, लेकिन उन्होंने अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास अलग पार्टी होने का कोई एप्लीकेशन दिया नहीं। ना। तो मात्र मुंह जबानी खर्चा करने से, यदि कल मैं कहूं कि भाई देश का प्रधानमंत्री तो सही मायने में मैं ही हूं और आशीष जी राष्ट्रपति है देश के, तो क्या कल से हमारे सामने आगे सामने क्या प्रोटोकॉल की पुलिस लग जाएगी हमारे बोलने से, कि लोग पत्थर मारेंगे? पागल हो गया रे, अपने आप को प्रधानमंत्री कहता है, इसका इलाज करवाओ, इसको जरा शॉक वॉक दिलवाओ, दिमाग को ठीक कराओ इसके। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। जो ये आरोप लगाए हैं वो अपने आप को अलग कर चुके हैं पार्टी से। वो कोषाध्यक्ष था, बहुत पहले ही उस पद से वो निकाला गया। कट मनी का आरोप है तो बैंक खाते सीज करने के पहले आप इन्वेस्टिगेट करिए। और ऐसे ही आरोप लगा के ये है तो मैं तो कम से कम बंगाल में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों के खाते सीज करवा ले। हमको भी आशंका है कि मुख्यमंत्री ने वहां चुनाव का चंदा जो आया है उससे अपना वो चला रहे, तो अभी इनके खाते फ्रीज कर देना चाहिए। आरोप लगाने में क्या है, जबान में हड्डी तो होती नहीं, कुछ भी बोलो और आरोप लगा दो। किस बिना पे ये अकाउंट सीज हुए हैं? ओरिजिनल पार्टी है, कम से कम ये चुनाव आयोग का काम है। जब आप चुनाव आयोग में जाओगे तो ओरिजिनल पार्टी हम हैं, चुनाव आयोग इसकी शहानिशा करेगी, इसकी तहकीकात करेगी। चुनाव आयोग कहेगी कि हमारे पास केस आया है, हम इसका इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये पैरवी करोगे, आप बताओगे, हम आप बताएंगे, और फिर देखेंगे हम इस कानून के तहत ये पार्टी किसके ताबे में जाती है। जब तक ये निर्णय नहीं लिया जाता तब तक खाते फ्रीज हो जाए, ये चुनाव आयोग कहे तो समझ में आता है। ये तो चुनाव आयोग में अभी तक गए भी नहीं कि हमको अलग पार्टी ओरिजिनल हमारी है कहने के लिए, सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं कि हमारी ओरिजिनल पार्टी है। लेकिन जाइए ना, क्लेम करिए, फिर चुनाव आयोग जाइए। जो पार्टी किसी और पार्टी में मर्ज हुई है, जो सांसद किसी और पार्टी में मर्ज हो गए, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय उठ के कल इंडियन एक्सप्रेस में जाता है, उसके बाद भी बोलता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं तय करूंगा टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल कैसा होगा। अरे तू छोड़ दिया ना पार्टी, भाई अखबार छोड़ दिया, अब तुझे क्या इंडियन एक्सप्रेस में काम कर। जिन सांसदों ने अपना आपको दूसरे पार्टी का सदस्य बताया है, उस पार्टी के अध्यक्ष भी हो गए, अब आप कैसे ओरिजिनल तृणमूल हमारे ये करके क्लेम करोगे? बड़ा अजीब चल रहा है इस देश में, और जो कुछ बोलने जा रहा है प्रशासन उसकी बात मान रहा है, क्योंकि ममता के विरोध में बोलना है। कल ममता के विरोध में यदि कोई जाके कहे कि ममता जिस घर में रहती है पूछते नहीं घर, एक्चुअली उनके परदादा ने हमारे यहां से खींच लिया था, जबरिया वसूल लिया था, कब्जा कर लिया था, तो ये ममता घर खाली करवा देंगे, करवा देंगे बगैर देखिए कि भाई अशोक वानखेड़े महाराष्ट्र में पैदा हुआ, बंगाल से उसका कोई लेना देना नहीं, इनके कोई दादा परदादा कभी बंगाल में नहीं गए, ये कौन सा घर है इनका? करवा देंगे। लेकिन सबसे पहले उसका घर खाली करवा देंगे। जरा बिरला के घर पे चलते हैं, जरा लाइए खबर लाइए। ये सबसे महत्वपूर्ण है
कि अब हालांकि कुछ होना जाना नहीं है, फिर मैं हर लाइन में जोड़ देता हूँ, होना जाना नहीं है, लेकिन ठीक है, चलिए प्रयास जारी है। कोलकाता से दिल्ली तक सियासी पारा हाई, अभिषेक बनर्जी पहुंचे स्पीकर के पास, रद्द होगी बागी सांसदों की सदस्यता। आगे चलिए। अभिषेक बनर्जी ने की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात, बागी सांसदों के खिलाफ 20 याचिकाएं दायर। आगे चलिए। लोकसभा स्पीकर से मिले अभिषेक बनर्जी, 20 बागी सांसदों को अयोग्य करार देने की मांग। चलिए चेंज करिए। उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा, अभिषेक बनर्जी ने बागी सांसदों के खिलाफ स्पीकर को सौंपी 20 अयोग्यता याचिकाएं। आगे चलिए, लाइए फटाफट। अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर बिरला से मुलाकात की, 20 बागी टीएमसी सांसदों के एनसीपीआई में विलय के बाद मुलाकात की और इस विलय को पूरी तरह अवैध बताया। चेंज करिए, ये विलय पूरी तरह अवैध बताया। आगे, अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर से मिलकर इन सभी सांसदों को डिस्क्वालीफाई करने की मांग की है और 20 अर्जियां अलग अलग सभी सांसदों के खिलाफ अलग अलग 20 अर्जियां दी है। आगे चलिए, चेंज करिए। टीएमसी का कहना है कि बागियों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। टीएमसी नेताओं ने कहा कि बंगाल की जनता इस धोखे के लिए इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा कि 10वीं अनुसूची के नियम इन सांसदों के खिलाफ जाते हैं और इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि किसी भी विलय के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है। टीएमसी महासचिव ने कहा कि अगर बागियों में थोड़ी भी ईमानदारी बची है तो वे लोग खुद इस्तीफा दें। अभिषेक बनर्जी ने चैलेंज किया कि बागी नेता पहले टीएमसी छोड़ें, इसके बाद वो किसी भी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर दिखाएं। उन्होंने कहा अगर वे लोग टीएमसी से नाखुश हैं तो उनको पद पर रहने का कोई हक नहीं है। जरा फोटो दिखा दीजिए। ये देखिए, इसमें कौन कौन गया था। कल्याण बनर्जी दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, बीच में अभिषेक बनर्जी हैं, उधर सौगतदा हैं, शायद सौगतदा ही हैं, पूरा चेहरा नहीं आ रहा है, और इधर महुआ मोहित्रा हैं, ये ओम बिरला के सामने बैठे हुए हैं। अब जरा अभिषेक बनर्जी को सुनवा दीजिए। चलाइए अभिषेक बनर्जी का बयान। अगर आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हुए हो, इसका मतलब आप तृणमूल का मेंबरशिप छोड़े हो। भाई एक साथ तो आप नौकरी करता है पत्रकार का, एक साथ 2 हाउस पे तो नौकरी नहीं कर सकते, कहीं एक जगह करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आप एक सिंबल में चुन के आए हैं और फिर 2 साल बाद अचानक आप दावा कर रहे हैं कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, तो उसी वक्त आपका लोकसभा का सदस्यता पद चला जाना चाहिए। यह पहला ग्राउंड है। दूसरा जो उनका क्लेम है कि हम तो मर्ज किए हैं, 2/3 है, उसके जो प्रावधान है 10th शेड्यूल, यहां पे 4th नंबर जो पॉइंट है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नॉट टू अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर। यहां पे साफ लिखा हुआ है मर्जर तभी माना जाएगा जब 2/3 of the political party merges into another political party, not just the legislative party. इसका मतलब अगर दल, पार्टी, ममता बनर्जी, पार्टी के जितने भी कमिटी मेंबर्स है उसका 2/3, इंक्लूडिंग द नेशनल वर्किंग कमिटी, द स्टेट कमिटी, द फ्रंटल कमिटी, पूरा तृणमूल कांग्रेस का जितना भी पदाधिकारी है उनका 2/3 अगर मर्ज करता है एक पॉलिटिकल पार्टी में तो उसको मर्जर कहलाया जाता है। अगर 2/3 एमपीज चला जाता है तो दैट विल अगेन लीड फॉर देयर डिस्क्वालिफिकेशन। बेस्ड ऑन दैट, आई एज अ लीडर ऑफ लोकसभा ऑफ तृणमूल कांग्रेस, आई हैव सबमिटेड 20 डिफरेंट डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस। देखिए, आज लोकसभा के स्पीकर के साथ हमारा बैठक हुआ और एक चिट्ठी हम लोगों ने 14 तारीख को अध्यक्ष जी के पास जमा किया था। उसके आधार पे मुझे 15 तारीख को बुलाया गया था, लेकिन 15 तारीख को मुझे कलकत्ता में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बुलाया था। पूरा दिन सुबह 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मुझे इंटरोगेट किया गया, 11-12 घंटा। मैं जब घर लौटा उसके बाद मेल चेक करके मुझे पता चला कि अध्यक्ष जी का सूचना आया है उनसे मिलने के लिए 4 बजे। उस दिन तो मिल नहीं पाया, लेकिन मैं स्पीकर ऑफिस को कम्युनिकेट किया कि हम लोग जल्द से जल्द उनसे मिलना चाह रहे हैं। उसी के आधार पर 2 दिन पहले हमारे पास एक कम्युनिकेशन पहुंची और आज 5 बजे का समय दिया गया था। उसी टाइम पे मेरे साथ मैं
यहाँ पे सौगतदा है, कल्याण बनर्जी है, महुआ मोइत्रो है, डेरेक ओब्रायन है। हम 4-5 लोग, डेरेक ओब्रायन राज्यसभा मेंबर है, वो पार्लियामेंट में थे, लेकिन हम 4 लोकसभा के मेंबर्स स्पीकर साहब से मिलने गए। और आज हमारे बैठक के पहले महुआ मोइत्रो आके पार्टी के तरफ से, मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं, आप लोगों ने पिछले 5-7 दिन का जो डेवलपमेंट है वो सब लोगों ने देखा है। तृणमूल कांग्रेस के 20 एमपीज आज से 3-4 दिन पहले स्पीकर साहब से मुलाकात किया है और उन्होंने अपने आप का एक सेपरेट ग्रुप फॉर्म करने का क्लेम किया है। 20 एमपीज का जो मैं मीडिया में देखा हूं या न्यूज पब्लिकेशंस में पढ़ा हूं, उसके हिसाब से 20 लोग जाके मिलके उनके पास ये दावा रखा है कि हमको अलग ग्रुप के हिसाब से ट्रीट किया जाए। फिर मिलने के 2-3 घंटा बाद हमें कहीं से पता चलता है कि उनमें से कहीं लोग 2-4 एमपीज ये क्लेम किया है कि वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। ना आप कभी सुने हैं, ना वो खुद कभी सुना है, ना मैं कभी सुना हूं। हम में जितने लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, किसी को उस पार्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और उन्होंने ये क्लेम किया कि हम उस पार्टी के साथ मर्ज हो गए। 4-5 सांसद, मैं जितना उनका बात सुना हूं, उसके हिसाब से हम संविधान के 10 शेड्यूल में जो प्रावधान है, मैं उसी प्रावधान के हिसाब से आज अध्यक्ष जी से मिलने आया था। और वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो डिस्क्वालिफिकेशन या ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है, कि आप अगर यहां पे 10 शेड्यूल में 2A में आप अगर देखेंगे, साफ लिखा हुआ है कि मैं वॉलंटरीली अगर पार्टी का मेंबरशिप छोड़ता हूं तो दैट इज वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर माय डिस्क्वालिफिकेशन। अभी पूरी बात हम पूरी सुनवा देंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पर अभिषेक ने बोला बाहर आकर के, पूरी बाइट सुनवा देंगे ताकि मतलब आखिर में, लेकिन आखिर में अभी चर्चा के बाद। भाऊ, क्या अब वो सवाल करने का मतलब है, सवाल कितना मूर्खतापूर्ण होगा, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, क्या ओम बिरला इन 20 याचिकाओं पर, 20 अर्जियों पर किसी तरह का कोई विचार, सार्थक सकारात्मक विचार करेंगे जिससे टीएमसी को कोई राहत मिले? नहीं, बिरला जी का सकारात्मक वही है जो बीजेपी के लिए सकारात्मक है, और बीजेपी के लिए जो सकारात्मक है वो टीएमसी के लिए नकारात्मक है, संविधान के लिए नकारात्मक है। बिरला जी का सकारात्मक संविधान के लिए नकारात्मक होगा। लेकिन आशीष जी, जो आप ये कह रहे थे कि कुछ लेना देना तो नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपको, लेना देना तो कुछ नहीं होगा। शायद हम उस समय पत्रकारिता में कितने एक्टिव होंगे पता नहीं, लेकिन ये जो बिरला जी करके जा रहे हैं, ये नासिर बन रही है। आने वाले समय में जब बीजेपी ऐसी फंसेगी और जब विधवा विलाप करेगी संविधान के नाम से, तब उनको बताया जाएगा कि ये तो परंपरा है बिरला जी ने शुरू की हुई। अब तो इसीलिए ताकि सनद रहे, ये सब जानते हैं। जैसे आपने कहा कि उनके अकाउंट फ्रीज हो गए, हाईकोर्ट में क्या होगा ये आप भी जानते हैं, कोई डिफ्रीज होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि आप भाई ठीक है, फ्रीज किए तो किए, आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई पैसा कोई थोड़ी दूसरी पार्टी लेके जा रही है, फ्रीज ही है अकाउंट। अब चुनाव आयोग जब तय करेगा 5-6 साल में कौन असली पार्टी है, तब आप अकाउंट यूज कर लेंगे। हाँ, जो लोग बाहर गए उनके पास पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि धन पशुओं के गोद में बैठे हैं। जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनका पैसा, इनका बेसिकली ये होता है, पार्टी की क्रेडिबिलिटी खत्म करो, उसके एमपी एमएलए लेके जाओ, फिर कार्यकर्ताओं को भयभीत करो, जनता को भ्रमित करो, और फाइनेंशियल जो है आपका स्क्वीज करो। पूरे चुनाव में इतनी ईडी एक्टिव होती है, कोई पैसा नहीं मिले, ये नहीं मिले, वो नहीं मिले, और सत्ता पक्ष का पैसा बहता है और विपक्ष को पोस्टर लगाने का पैसा नहीं मुहैया करवाने देते। ये हो रहा है, एक टूल किट है। तो ये कुछ होना जाना कुछ नहीं, लेकिन ये रिकॉर्ड पे रहेगा आशीष, आने वाले समय में रिकॉर्ड पे रहेगा ये। कल यदि सत्ता पलटती है, हो सकता है ये कोई
आने वाले 100 साल तक सत्ता में नहीं रहेंगे। जब कभी सत्ता पलटेगी तब नया चुनाव आयोग आएगा, वो भी बीजेपी वाले तमाम लोगों का डाउटफुल में डाल देगा, और तब कोर्ट कहेगी 27 लाख है ना, इस बार कितना हो गया, 1.5 करोड़ वोटर हो गया, क्या फर्क पड़ता है, 27 लाख लोगों ने भी तो नहीं दिया था वोट बंगाल में, तो मध्य प्रदेश में अब 1 करोड़ लोगों ने नहीं दिया, क्या फर्क पड़ता है। क्या तब आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं होंगे। मैं हमेशा कहता हूं, जो गड्ढा आप खोद रहे हैं एक दिन आपको उसमें उतरना है, ये याद रखिए। इसलिए ये अच्छा है, प्रोटेस्ट किया, बाकायदा एप्लीकेशन लगाई, ताकि ये रहे, सनद रहे कि एप्लीकेशन हमने भी लगाई थी, एप्लीकेशन आप भी लगा रहे हैं। हमको भी एक नतीजा मिला था, आपको भी ये नतीजा मिलेगा अब संविधान के नाम से, क्योंकि ये संघियों का बड़ा एक ये है, जब ये फंसते हैं तो उनको संविधान याद आता है, और जब सत्ता में आता है तो संविधान को लॉकअप में रख के मनुस्मृति से काम चलाना शुरू कर देते हैं। ये इनके पुराना पैटर्न है। तो ये एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी था, ताकि समझ में तो आ जाए और देश को भी समझ में आ जाए कि न्यायपालिका क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है, हमारे सांसद ये बिरला जी क्या कहते हैं। बिरला जी ने तो झंडे गाड़ दिए, नई परंपराएं शुरू कर दी लोकसभा में। बिरला जी की तो स्थिति, बिरला जी मतलब इस दौर में, खाली बिरला जी को क्यों कहें, इस दौर में जहां जहां विराजमान कोई है, क्योंकि बिरला जी कह देंगे तो फिर ज्ञानेश कुमार को बुरा लग जाएगा कि ज्ञानेश कुमार की प्रतिभा पर हमने सवाल खड़ा कर दिया। हाँ, बिरला वो जी कल दूसरा कुछ और ज्यादा करेगा कि शायद बिरला जी का नाम ज्यादा बड़ा हो रहा है, मैं पीछे पड़ रहा हूँ, ज्यादा बड़ा 2-4 कुछ और करेंगे। और जब ज्ञानेश कुमार को बोलेंगे तो चंपत राय बुरा मान जाएंगे, अयोध्या के चंपत राय बुरा मान जाएंगे कि शायद मैंने कुछ कम किया, फिर वो ज्यादा करेंगे। फिर बैडमिंटन वाले जज बुरा मान जाएंगे, किसका इतना बुरा मानना, इसमें सबको कह दीजिए बराबर। ये सब एक साथ लॉन टेनिस खेलने चले जाएंगे, अगली बार लॉन टेनिस खेलने चले जाएंगे, विंबलडन में पार्ट नहीं ले ले, देखना पड़ेगा। प्रकाश पंगुने ने बैडमिंटन खेलना छोड़ दिया, कोई मुझे बेंगलोर से बता रहा था, मैंने बोला नहीं प्रकाश जी ऐसा नहीं कर सकते। बोले नहीं, उन्होंने कहा कि यार अब शायद बैडमिंटन खेलने के लिए जज होना एक क्वालिफिकेशन हो गया नया। चलिए इजाजत दीजिए हमें, बड़ी अजीब अजीब खबरें सुनने को मिल रही है, क्या करें। नहीं सब ऐसे ही चल रहा है। आखिर में अभिषेक ने पूरा सीक्वेंस में जो बताया है, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है कि सबको सुनना चाहिए। जिसको भी सारे मामले की गहराई तक समझ रखनी है, इन सबको सुनना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी सुनते हैं तो फिर लेकर आते हैं सुनवाने के लिए। अब हम साथ बाइट में बने रहेंगे तो डिविजन बड़ा होगा। छोटा करने के लिए एक उपाय निकाल रहे हैं कि आपको छोड़ के जाते हैं उस पूरे बयान के साथ, बचा हुआ हिस्सा चला दीजिए, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, मैं तो अपना पक्ष रख सकता हूं उनके आगे, मैं अपना पक्ष रखा। मैंने ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन जो आपको दिखाया, ऐसे 20 पिटीशन उनको जमा दिया, ऐसे 20 पिटीशन उनको जमा दिया है, और इसमें सारे हमारे प्रेयर्स और इसमें सारे जजमेंट्स कोट करके एक पिटीशन 20-21 पेज का है। मीडिया रिपोर्ट से जो हमें पता चले वो सब अटैच करके हमने ये पिटीशन जमा दिया है। हम अपेक्षा रखता है कि संविधान के हिसाब से स्पीकर को चलना पड़ेगा। मैंने जैसे बोला, 600 पन्ने दिए आपने। लोकसभा स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, द स्पीकर, the government of the day. Everyone has to ensure that every citizen, especially the elected representatives, works and operates remaining within the ambit of law. संविधान में जो प्रावधान है उसे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब बाकी लोग देखेंगे। जी, and I have signed the petition myself. As a leader of Trinamool in Lok Sabha, I have signed and moved those disqualification petitions and submitted before the Honorable Speaker today itself. वो 20 petition अलग से जमा दे चुका हूँ मैं। लेकिन ये बांग्ला एक बड़े दिन टीएमसी के की जो रियल टीएमसी है, वो रियल नहीं है। हमारे पास मेजॉरिटी है, वी आर रियल टीएमसी। आपका क्या कहना है इस पे, क्योंकि असली नकली को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है। नहीं, मैं कुछ कह सकता हूँ वो गलत हो सकता है, वो कुछ कह सकते हैं वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। ये गलत नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है भाई मर्ज तभी होगा जब 2/3 पॉलिटिकल पार्टी मर्ज होगा। 2/3 पॉलिटिकल पार्टी मर्ज कहाँ हुआ? 20 MP गया है ना, 20 MP गया है।
अब किस लिए गया है, क्यों गया है, वो वही बता सकता। लेकिन हमने अपना केस स्पीकर साहब के सामने रखा है और अध्यक्ष जी को हमने ये अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इस पे आप कार्रवाई करें, दोनों पक्ष को सुने, क्योंकि आप अगर संविधान के हिसाब से जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो साफ इनके खिलाफ जाता है। क्योंकि आइदर आप कह रहे हैं कि भाई मैं दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में 2/3 बन के रहूंगा, मैं दूसरा पार्टी का मेंबरशिप बन के उस पार्टी में रहूंगा, तभी आपका मेंबरशिप चला जाएगा। ये साफ मेंशन किया है संविधान में। या तो संविधान गलत है या फिर आप गलत है, दोनों में कोई एक गलत तो होगा। मैं आपको सीधा दिखा दे रहा हूं 10th शेड्यूल, अगर आप कोई देखेंगे 10th शेड्यूल में पॉइंट नंबर 2AB और मर्जर में पॉइंट नंबर 4, ये दोनों अगर आप पढ़ेंगे तो दोनों इनके खिलाफ जाता है और दोनों हमारे पक्ष में है। आपको तृणमूल से दिक्कत है, हो ही सकता है, लगता है कि भाई बीजेपी आपका भी बहुत खास है, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दो तृणमूल का पद, आप एमपीशिप से रिजाइन दे दो, कोई मना नहीं कर रहा है। चुनाव हो, फिर आप जरूरत पड़े तो बीजेपी का टिकट में जीत के आइए, फिर आप बैठिए यहाँ पे। नहीं, वो दैट इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन वेदर वी गो टू द कोर्ट और explore any legal remedies, but we have left it to the judgment and wisdom of the honorable speaker. अभी फिर मुलाकात होगा, उन्होंने बोला है कि मैं दूसरे पक्ष को भी सुनूंगा, फिर आपको दोबारा बुलाऊंगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि भाई हमने संविधान के सारे प्रावधान उनको दिखाया है। लोकसभा का अध्यक्ष, मैं अपेक्षा रखता हूं कि संविधान के हिसाब से काम करेगा और संविधान का गला नहीं घोटेगा, मैं इतना ही उम्मीद रख सकता हूं। नहीं तो कोई भी सांसद अगर मेरा बात को उनको ऑफेंसिव लगे, they should file a case against me. I'll prove it before the court of law what I have. किसी को डरा के, धमका के, खरीद के, करोड़ों रुपया का लालच दिखा के जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ जिसको चुना था, राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं घर से निकलूंगा नहीं, मैं बीजेपी के साथ लड़ूंगा नहीं, इसलिए बीजेपी के साथ हाथ मिला रहा हूं, अपना जमीर बेच रहा हूं। जो इस तरीके का राजनीति में यकीन करता है, बंगाल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। स्पीकर ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? स्पीकर साहब से जब स्पीकर ने क्या आश्वासन दिया और सुप्रीम कोर्ट कब आप जाने? बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि पिछला 1-1.5 महीना का जो राजनीति है, जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा जा रहा है, और आप खाली बंगाल में नहीं, अभी महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं कि एक बार शिवसेना को तोड़ दिया गया, शिवसेना का 2 टुकड़ा किया गया, फिर दूसरे टुकड़े का और एक टुकड़ा बनाया जा रहा है अपने फायदे के लिए। यह संविधान बदलना चाहता है किसी भी कीमत पे। ये लोगों के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। अगर लोगों के ऊपर भरोसा रखता तो 30 लाख लोगों को वोटर लिस्ट के बाहर रख के चुनाव नहीं किया जाता। अगर लोगों के ऊपर भरोसा रखता तो सबको वोट देने का अधिकार दिया जाता, सबको मिलता। इनको पता है लोग अगर लोकतांत्रिक तरीके से वोट देगा तो बीजेपी कभी जीत के नहीं आ सकता। इसलिए चुनाव आयोग, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, जितने भी एजेंसीज है, सबको इन लोगों ने इस्तेमाल करके लोगों का मैंडेट मैनिपुलेट करने का काम किया है। और लेवल प्लेइंग फील्ड का जब बात करें, आप 4 दिन 7 दिन से देखिए, मुझे 5 समन दिया गया। सीआईडी के पास मैं 3 बार गया, मैं ईडी के पास गया, मेरा घर में 2 बार रेड हुआ, ममता जी का घर में रेड हुआ, उनका सिक्योरिटी में छेड़खानी किया गया, हम लोग का सबका सिक्योरिटी विथड्रॉ कर लिया गया। हमें नहीं चाहिए इनके सिक्योरिटी। भाई लोगों को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप पावर में आके गरीब लोगों के ऊपर जो सरकार बुलडोजर चलाता है, उस सरकार से आप क्या अपेक्षा रखेंगे?